देश अभी ताउते तूफान की दी हुई तबाही से उभरा नहीं था कि बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान आने जा रहा है जिसका नाम है यास। और इसकी तुलना जो है अम्फान तूफान से करी जा रही है जिसने हमारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इस जानने वाले हैं कि ये जो यास चक्रवात है उससे रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके काम के पॉइंट है सिर्फ मैं उतना ही बताऊंगा। और इसके पीछे एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है कि चक्रवात आखिर क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। वहाँ से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आखिर ये साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं और ख़त्म कैसे होते हैं, और इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं। इसमें हम लोग कई सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से समझेंगे जिसको सुन के जो है आपके कान का फ्यूज उड़ जाता है, मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि कोरिलिस फोर्स क्या होता है, वेस्टर्ली वर्स्ट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, या वर्टिकल विंड शेयर क्या होता है। काफ़ी सारी टर्म जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन से पार्ट का क्या क्या नाम होता है, वो अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग पूरे जो है इमेज ड्राइंग मैप वगैरह का यूज़ करेंगे अच्छे से। और इनकी कितनी कैटेगरी होती हैं, आखिर किस कैटेगरी के साइक्लोन या चक्रवात को आप कहेंगे कि ये ज़्यादा खतरनाक है या ये कम खतरनाक है, या ये चक्रवात जो है ये ज़्यादा तबाही मचाने वाला है। इसके बाद ये आखिर ये जो चक्रवात हैं इनका पूर्वानुमान यानी कि इनकी फोरकास्टिंग कैसे करी जाती है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, और आखिर ऐसी कौन सी सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है जिसके माध्यम से हम लोग को इसकी जो है एक्चुअल इमेज मिल पाती हैं। और इसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ताउते चक्रवात से रिलेटिव दे देंगे। इसमें से बेसिकली मैं दो मेन कारण के बारे में बात करूंगा जिसके कारण ये तूफान आया था, ये चक्रवात आया था, जो कि बहुत सारे जो है वीडियोस में आपको मिसिंग देखने को मिलेगा, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ऑफिशियली गवर्नमेंट ने जो दो कारण बताए हैं वो मैं आपको इस पर बताऊंगा। और आखिर ये जो चक्रवात के नाम है आप सुनते होंगे, अजीब अजीब नाम रहते हैं कि ताउते, यास, अम्फान, तितली, निवर, फैनी। तो ये सारे जो नाम है आप अजीब अजीब नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि ये नाम जो है ये कौन देता है आखिर, और ये कब से शुरू हुआ नाम देना। तो इसके पीछे भी ये जो है अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इस जो चक्रवात का जो है हमको पहले से पूर्वानुमान करके बताता है और कितने सारे लोगों की जान बचाने का काम करता है वो है मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेंगे। और देखिए एक एक क्वेश्चंस या एक बात जो है कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि ये जो चक्रवात और ये जो तूफान है ये कोरोना के कारण आ रहे हैं। अब मैं इसका जवाब भी दूंगा कि आखिर कोरोना और चक्रवात का दोनों का क्या रिलेशन है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको एक साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर दे सको। तो गाइस इतनी सारी चीज़ आपको एक वीडियो में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्वेश्चंस आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है लो डिप्रेशन का एरिया बन रहा है और 25-26 तारीख के आसपास जो है ये उड़ीसा और जो है पश्चिम बंगाल के आसपास जो है लैंडफॉल करेगा। तो देखिए ये जो यास चक्रवात का यास जो नाम है ये दिया है ओमान ने। तो ओमान को एक बार मैप में आप देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओमान अरेबियन सी में। इसकी राजधानी जो है वो है मस्कट। तो देखिए यास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब निराशावाद, यानी कि निराशा, निराशा उदासी, मतलब कि उदासी। देखिए साइक्लोन जब आता है तो ये तबाही मचाता है तो लोग कैसे हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, उदास हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है यास रख दिया गया है। तो देखिए बेसिकली जो है ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल यहाँ पर हिट कर सकता है और यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाएगा। और देखिए कोई भी अगर नया साइक्लोन आए तो उसमें सिर्फ आपको 3 ही पॉइंट जानने होते हैं, इसका नाम किसने रखा है, और ये कब आया, और ये किस कोस्ट में या किस एरिया में जो है हिट करने वाला है। बस इससे ज़्यादा आपको कोई भी नए साइक्लोन में पढ़ना नहीं होता। जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चक्रवात क्या है, तो चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। तो देखिए अगर आप ग्राउंड में जाएंगे, ये गर्मी के टाइम देखेंगे तो वहां पर भी जो है हवा घूमती रहती है, धूल घूमती रहती है ना, तो वो भी एक चक्रवात है। ठीक है, सिंपल अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा को हम लोग चक्रवात कहते हैं। चक्रवात को एक प्रकार से आप घूमती हुई हवाओं का स्तंभ, स्तंभ मतलब कि एक पिलर कह सकते हो। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ये भी तो एक स्तंभ की तरह, ये एक पिलर की तरह है, तो एक घूमती हुई हवा का पिलर भी कहा जा सकता है। और आमतौर पे जो चक्रवात है ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, मतलब कि लो प्रेशर वाला एरिया होता है। और इसमें क्या होता है, चारों ओर से जो हवाएं वो केंद्र की ओर चलती हैं। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं, जो है ये बीच में क्या हो गया, ये जो केंद्र है ये निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, और आजू बाजू की जो हवाएं हैं वो केंद्र की ओर घूमने लगती हैं। ठीक है, आजू बाजू की जो हवाएं हैं वो कहाँ पर जा रही हैं, ये डायरेक्शन में आप लोग समझ सकते हैं, केंद्र की ओर जा रही हैं। बाकी ये इनको क्या क्या बोलते हैं अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। आखिर कितने प्रकार के होते हैं ये साइक्लोन। देखिए यहाँ पर आपको एक रेखा दिख रही होगी, ये जो लाइन है
ये है हमारी कर्क रेखा और नीचे ये जो है हमारी ये है मकर रेखा और बीच में हमारी इक्वेटर जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देखिए कर्क रेखा और जो हमारी मकर रेखा है इसके बीच का जो जोन कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा से लेके आर्कटिक सर्कल तक जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको टेम्परेट जोन कहेंगे। और इसी तरह से अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो ये अंटार्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है इसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी साइक्लोन आएंगे, यहाँ पर जो भी चक्रवात आएगा उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो इस कंट्री में जहाँ पर भी आपको चक्रवात आते हुए देखने को मिलेंगे इस एरिया में वो सारे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएंगे। और जो साइक्लोन टेम्परेट जोन में आएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। तो देखिए टेम्परेट साइक्लोन का एक उपनाम और है, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप नाम याद रखना। इसके बाद बात करें अगर इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति जो है वो ठंडी और गर्म मतलब कि 2 विपरीत गुणों वाली जो है वायु राशियों के टकराने से जो है ये साइक्लोन बनता है। टेम्परेट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके लिए 2 विपरीत गुण वाली हवा की जरूरत होती है, ठंडी और गर्म, जिसके कारण जो है ये टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पर चलती हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इसको वेस्टर्लीज बोला जाता है क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है, तो इनके कारण जो है ये साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, विपरीत गुणों वाली जो है वो वायु राशि के टकराने से ये साइक्लोन बनता है। बेसिकली इसका जो शेप रहता है ये वी शेप का रहता है। तो वी शेप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी शेप के साइक्लोन कौन से होते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं कि ट्रॉपिकल होते हैं, तो वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। तो बेसिकली ये जो साइक्लोन है ये फ्रंट्स के कारण डेवलप होता है, फ्रंट्स के कारण बनता है। ये फ्रंट्स क्या होता है, तो ये फ्रंट क्या होता है बहुत सिंपल तरीके से समझिए। देखिए यहाँ से जो है ये आ रही है कोल्ड विंड मतलब कि ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से आ रही है गर्म हवा। ठीक है, वार्म विंड। ओके, ये आपस में टकराएंगी कहीं ना कहीं जाके, तो आपस में टकराएंगी। तो ये जहाँ पर टकराती हैं वो टकराने का वाला जो एरिया होता है, वो टकराने वाला जहाँ पर मिलती हैं, वो जो ट्रांजिशन फेज रहता है जहाँ पर ये दोनों विंड मिलती हैं, वो एरिया को वो जो है एरिया को उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। ओके, वो एरिया को हम लोग फ्रंट कहते हैं क्योंकि एक ये जो विंड है एक दूसरे के फ्रंट में होती है, एक दूसरे के सामने होती हैं, इसलिए उसको जो है फ्रंट कहा जाता है। तो ठीक है, जब 2 विंड आपस में टकराती हैं तो वो वाला ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है, वो फ्रंट कहलाता है। सिंपली भाषा में आपने ये समझ लिया। तो बेसिकली होता है क्या है कि ये जो हो गया, ये जो फ्रंट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के से कारण ही जो है ये जो है साइक्लोन बनते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है कोनिकल शेप में, तो ये हो गया आपका कोल्ड फ्रंट और ये जो हो गया वार्म फ्रंट हो गया। ठीक है, वो कलर के मैचिंग से भी आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि वार्म एयर जो है ये जो वार्म फ्रंट है उसको ऊपर उठाती है और कोल्ड एयर जो है वो कोल्ड फ्रंट को जो है नीचे का धक्का लगाती है। तो इस तरीके से जो है ये साइक्लोन डेवलप होते हैं। बेसिकली ये जो साइक्लोन है ये आपको उत्तर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए बेसिकली ये 6 स्टेज में होता है, तो बहुत ज़्यादा हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल ये आप समझ लीजिए कि देखिए ये 2 फ्रंट होते हैं, इसमें कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट वो जो है आपस में जो है फिर ऐसे चक्कर लगाने लगते हैं। फिर कोल्ड फ्रंट जो है कोल्ड फ्रंट नीचे आते आता है और ये जो वार्म फ्रंट है ऊपर घूमते आता है। इस तरीके से जो है ये दोनों फ्रंट आपस में जो है चक्कर लगाते हैं और इनका जो शेप है ये आपको देख रहे होगे कि ये ऐसे होते आता है। फिर 6 स्टेज में जाके जो है डिस्पर्शन हो जाता है इसका, मतलब कि जो है ये ख़त्म हो जाता है। ऐसी 6 स्टेज होती हैं। अब देखिए आपके लिए जानने का पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इससे जुड़े कुछ हमारे इंडिया में इवेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिसंबर, नवंबर और फरवरी के टाइम, जनवरी फरवरी के टाइम जब हमारे इधर क्या होती है, ठंडी का टाइम होता है, उस टाइम आप लोग बारिश देखते होंगे कि उस टाइम बारिश गिरती है। जबकि उस टाइम तो कोई मानसून नहीं होता, लेकिन फिर भी बारिश क्यों गिरती है? तो वो बारिश किसके कारण गिरती है? वो गिरती है टेम्परेट साइक्लोन के कारण। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन के कारण ही वो बारिश गिरती है और वो उसको बोला जाता है, वो उसके लिए जो टर्म्स यूज़ करी जाती है उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो इसी के कारण होता है। और ये जो साइक्लोन डेवलप होता है ये वेस्टर्लीज के कारण होता है, मतलब कि जेट स्ट्रीम के माध्यम से
होता है ये साइक्लोन डेवलप, ये आपको जानने की ज़रूरत है। बाकी इतनी स्टेज में होता है, कितने स्टेज होता है, ये इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अभी आप ये समझिए कि बस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्ली जो के कारण होता है, जो कि हमारे ठंडी के टाइम हमारे यहाँ पर बारिश करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत काम का है, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये हाई प्रेशर, ये हो गया लो प्रेशर। देखिए कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि आपको ये जो हवा लग रही है, ये जो हवा चल रही है, यह हवा आखिर चलती क्यों है, ये आती कहाँ से और चलती क्यों है। ये माइंड में कभी क्वेश्चन तो आया होगा ना। तो चलिए उसका जवाब आज आपको देता हूँ। तो देखिए ये जो है हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक चीज़, जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा हाई रहेगा। जहाँ पर लो प्रेशर रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर कैसे रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। और जहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, हमेशा लो रहेगा। ओके, और एक चीज़ और याद रखना कि ये जो विंड है यानी कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। मतलब हवा का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, अब यहीं पर आपके सवाल का जवाब छुपा है। आपको हवा लग रही है, आपको हवा चलती हुई दिख रही है, मतलब हवा तो दिखती नहीं है, मतलब महसूस तो होती है ना कि हवा चल रही है। ओके, तो वो हवा चलती हुई दिखती है, वो क्यों दिखती है, वो इसलिए दिखती है क्योंकि कहीं ना कहीं लो प्रेशर का एरिया डेवलप हुआ है, जिसके कारण जो हाई प्रेशर वाली विंड थी वो जो है लो प्रेशर की ओर जा रही है, जिसके कारण आप यहाँ पर खड़े होके जो है हवा महसूस करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, वो हवा महसूस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर से विंड वो कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की ओर जा रही हैं। सिंपली समझ में आ गया। अब एक कंसेप्ट और समझिए कि जहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा, जो भाप है यानी कि जो हवा है, हवा जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, मतलब कि असेंड होंगी। ओके, लेकिन जहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया है वहाँ पर हमेशा हवा जो है वो नीचे आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर के एरिया में हमेशा जो है विंड नीचे की ओर आती हैं और लो प्रेशर के एरिया में हमेशा विंड जो है वो ऊपर की ओर आती हैं। ये समझ लीजिए, बस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो कई सारे कन्फ्यूजन आपके ज्योग्राफी में हो गया या कोई भी सब्जेक्ट में हो गया, हिस्ट्री वगैरह को लेके हटा के, ये ज्योग्राफी और जो हमारे साइंस में कई सारे कंसेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने इसलिए पढ़ा क्योंकि साइक्लोन के अपोजिट एक और इवेंट होता है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन। देखिए हम लोगों ने साइक्लोन में पढ़ा था, साइक्लोन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साइक्लोन है ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, मतलब कि लो प्रेशर वाला एरिया होता है। ओके, और लेकिन ये जो एंटी साइक्लोन होता है ना, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ये जो रहता है वो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। जबकि साइक्लोन में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट ने पढ़ा, जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ पर विंड हमेशा ऊपर जाएंगी तो बादल बनेगा। लेकिन एंटी साइक्लोन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, वहाँ पर विंड जो है वो नीचे आती है। और नीचे क्यों आती है, मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर का एरिया है तो विंड कहाँ पर आएंगी, वो हमेशा नीचे आएंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए एंटी साइक्लोन और साइक्लोन, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये होता है कि साइक्लोन में आपको हमेशा बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एंटी साइक्लोन में देखेंगे हमेशा आपको आसमान साफ देखने को मिलेगा। तो जनरली ये जो है होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट होता है ये एंटी साइक्लोन का। तो देखिए यहाँ पर आसमान आपको साफ देखने को मिलेगा। अगर आपके घर के सामने अगर आप अभी ऊपर देखेंगे कि आपको आसमान पूरा साफ दिख रहा है ना, तो मतलब समझ लो कि एंटी साइक्लोन डेवलप हुआ है। तो ये जो एंटी साइक्लोन में जो आसमान रहता है वो क्लियर होता है, सन बराबर दिखता है, और आपको इस टाइम जो है वो बहुत गर्मी महसूस होती है। आपको आसमान में जो है एक भी बादल देखने को नहीं मिलेगा एंटी साइक्लोन के टाइम। जनरली जो है क्वेश्चन जो है इन दोनों के डिफरेंस से पूछे जाते हैं कि एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए जो साइक्लोन का जो रेंज रहता है वो लगभग जो है 150 किलोमीटर से लेके जो है 300 किलोमीटर तक की जो है इसका डायमीटर, मतलब कि इसका व्यास होता है साइक्लोन का। जबकि अगर आप एंटी साइक्लोन की बात करोगे तो एंटी साइक्लोन का जो डायमीटर रहता है वो लगभग 3000 किलोमीटर होता है। तो मतलब इसका एरिया बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। वहीं अगर हम लोग टेम्परेट साइक्लोन की बात करें जिनको हमने पढ़ा था, जिसको मैं पहले नहीं बताया, तो टेम्परेट साइक्लोन का जो अगर हम लोग क्षेत्र देखें वो लगभग 1600 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 1600 किलोमीटर तक का इतना बड़ा साइक्लोन बनता है। तो जनरली ये बहुत ह्यूज एरिया में, बड़े एरिया में होता है, तो इतना ज़्यादा हमको दिख नहीं पाता है। तो लेकिन जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन जो है वो छोटे एरिया में होता है। इसको जो है 150 से 300 किलोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है, 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक का इसका व्यास होता है।
और एक फैक्ट और ध्यान रख लो कि जो साइक्लोन है ये हमेशा कोस्टल एरिया में आते हैं या समुद्र में बनते हैं साइक्लोन, लेकिन जो एंटी साइक्लोन है वो हमेशा स्थल में लैंड एरिया में बनते हैं। तो चलो एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं यहाँ से भी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ऊपर वाला एरिया है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला एरिया है सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी साइक्लोन आते हैं वो जो है हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जितने भी साइक्लोन आएंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने टेबल में लिख दिया है, जैसे कि लो प्रेशर का एरिया होता है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन जो होते हैं हाई प्रेशर का एरिया होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी साइक्लोन होते हैं, सदर्न में क्लॉकवाइज होते हैं। अगर हम लोग एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, कहाँ पर, वो होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा कहाँ पर, ये रहेगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो अभी ही इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो साइक्लोन आखिर कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है, तो चलिए इसको भी एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। तो सन की रेज जो है वो वर्टिकल यानी कि एकदम परपेंडिकुलर पड़ती हैं, कहाँ पर, इक्वेटर के आसपास, और बाकी जगह पर कैसी पड़ती हैं, वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, आर्कटिक सर्कल के पास, साउथ पोल में जो है ये सन की रेज जो है वो तिरछी पड़ती हैं। तो देखिए जहाँ पर भी वर्टिकल रेज पड़ेंगी तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ रही है, डायरेक्ट जो है सन की रेज पड़ रही हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कैसे देखने को मिलेगा, ज़्यादा। और ऑब्वियसली जहाँ पर तिरछी पड़ रही है वहाँ पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था, जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब आप डेफिनेशन पे जाइए, कहाँ पर, हमारी जो साइक्लोन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, साइक्लोन जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अब आप खुद ही बताइए कि इतने अर्थ में निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ डेवलप होगा, वहीं डेवलप होगा ना जहाँ पर जो है सन की वर्टिकल रेज पड़ रही हैं, डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं। यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वहीं निम्न दाब का क्षेत्र होगा। तो मतलब साइक्लोन कहाँ पर डेवलप होंगे, हमेशा इक्वेटर के आसपास ही साइक्लोन डेवलप होंगे। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये कैसे डेवलप होंगे, चलिए इसको हम लोग समझते हैं पूरी मेथड। तो देखिए ये है हमारा ओशन, ओशन में हमारा लो प्रेशर का एरिया, मतलब कि सन की रेज वर्टिकल पड़ी तो ये जो है ओशन गर्म हो गया। तो गर्म होने के बाद क्या होता है, इसकी ये भाप बन के जो है ये उड़ेगा। अब भाप बन के ऊपर उड़ेगा, मतलब कि कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन थ्योरी आपने पढ़ी होगी, संवहन होता है, संवहन के कारण जो है ये बादल बनते हैं। अब ये बादल बनेंगे तो ये जो लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो गया, तो आजू बाजू की जो हवाएं हैं वो कहाँ पर अट्रैक्ट होंगी, वो लो प्रेशर के एरिया में डेवलप होंगी, मतलब वहाँ के ओर अट्रैक्ट होंगी, और फिर आपस में यही क्या होने लगेंगी, घूमने लगेंगी, जिससे हमारा चक्रवात बन जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल डायग्राम से मैंने आपको इसको समझा दिया। अब बात करते हैं, ये तो हमारा साइक्लोन हम लोगों ने बना दिया, ये ख़त्म कैसे होता है। तो देखिए साइक्लोन जब भी समुद्र में रहता है तो समुद्र से उसको बहुत सारी मॉइस्चर मिलती है, जिसके कारण उसको और पावर मिलते जाता है और ख़तरनाक बनते जाता है, क्योंकि उसको जो है मॉइस्चर मिलते जाता है। लेकिन ये साइक्लोन जैसे ही हमारे कोस्ट के पास पहुंचता है, कोस्टल एरिया से टकराता है, कोस्टल से टकराता है, तो उसका जो मॉइस्चर सप्लाई है वो क्या होता है, कट हो जाता है। तो जब ये साइक्लोन कोस्ट से टकराता है या लैंड से टकराता है तो उस एक घटना को लैंडफॉल कहते हैं, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। क्योंकि अब इसके बाद जो है ये वीक हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर का जो है सप्लाई वो कम हो गया, तो ये जो है डिसअपेयर हो जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉम डिस्पैच। ओके, तो ये जो साइक्लोन है लैंड पे आके जो है ये वीक होने लग जाता है, क्योंकि उसको मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे ये है जो अपने आप खत्म हो जाता है। तो ऐसा होता है साइक्लोन खत्म। तो चक्रवात डेवलप्ड होने के लिए आखिर कौन से कारण होते हैं, तो ऐसे 6 कारण हैं, उनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो 26 डिग्री या 27 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब कि देखिए अगर एटमॉस्फेयर अगर स्टेबल होगा, बादल इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो कैसे जो है नए बादल डेवलप हो पाएंगे, बड़े बड़े बादल कैसे बनेंगे। तो एटमॉस्फेयर की इनस्टेबिलिटी होना चाहिए, जिससे अलग अलग लेयर में अलग अलग ऊंचाई पर जो है नए नए बादल डेवलप हो सके। ओके, कोरियोलिस फोर्स, तो देखिए ये काफ़ी सारे लोग जो हैं इस टर्म्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। तो देखिए ये हमारी अर्थ दिख रही है बीच में, ये हमारी इक्वेटर। देखिए इक्वेटर में अर्थ की घूमने की स्पीड जो रहती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली जो पोल में आपको स्पीड कम देखने को मिलेगी, और जबकि इक्वेटर के साइड आपको स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करता हूँ कि पोल में जो है
हमारे जो फेमस हीरो हैं उनको बैठा देता हूँ मैं हूना वाले। ओके, तो इनका जो है आपको ये राइट हैंड देखने को मिलेगा और ये है उनका लेफ्ट हैंड। ओके, ये उनका राइट हैंड, ये उनका लेफ्ट हैंड। तो अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ से बॉल फेंकते हैं, तो वो जो बॉल है ना वो यहाँ पर स्पीड तेज होने के कारण वो इनके लेफ्ट हैंड के साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, कहाँ मुड़ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आने वाली पोल से आने वाली जितनी भी विंड है वो हमेशा लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। ओके, उनका जो डायरेक्शन रहता है वो नीचे आने पर मतलब कि इक्वेटर के पास आने तक ये जो है इनका डायरेक्शन कहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग इनको जो है साउथ पोल में खड़ा कर दें तो इनका जो राइट हैंड हुआ ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हो गया। ओके, तो यहाँ से ये जो है ये बॉल फेंकेंगे या मान लो कोई बॉल फेंक रहे हैं तो वो बॉल जो है वो उनके लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो नॉर्थ पोल से आने वाली जितनी भी विंड है वो राइट साइड मुड़ जाती हैं और जो साउथ पोल से आने वाली जितनी भी विंड है वो लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। यही उसकी डेफिनेशन कहती हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गया आपको। तो देखिए इसी के साथ अब इस डायग्राम को आप समझिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंड का डायरेक्शन कैसा हो जाता है, वहाँ पर विंड का डायरेक्शन राइट साइड हो जाता है, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंड का डायरेक्शन कहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है। ठीक है, यही कंसेप्ट अगर आप जो है इक्वेटर पे रखोगे अपने आप को, अगर यहाँ पर आप इक्वेटर में अपने आप को खड़े कर दो तब भी यही कंसेप्ट चलेगा। तो इक्वेटर से अगर आप विंड जाएगी तो वो कहाँ मुड़ जाएगी, वो राइट साइड मुड़ जाएगी। अगर आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा करोगे तो ये आपका ये राइट हैंड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, विंड हमेशा राइट साइड मुड़ जाती है। और अगर आप लोग जो है सदर्न इधर साइड को मूव करेंगे, अगर कहाँ पर साउथ साइड मूव करेंगे तो जो विंड है वो कहाँ पर मुड़ जाएगी, वो आपके लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। तो मतलब जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, कोरियोलिस फोर्स ऐसा कहता है कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंड का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंड का डायरेक्शन हमेशा राइट साइड होता है। ये सिंपली कहता है। अब मैंने आपको इक्वेटर पे इसलिए रखवाया क्योंकि यहाँ पर जितने भी इक्वेटर पर साइक्लोन आएंगे वो आपको हमेशा जो है इधर साइड में मुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड में होते हुए जाएंगे, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब जो है आप ये डायग्राम अच्छे से समझ सकते हो, इसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो विंड के डायरेक्शन है ये किधर साइड हो रहे हैं, और ये वाले एरिया में जो है वेस्टर्ली, जिसके कारण जो है हमारे टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होते हैं। तो आई होप आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया कि जो है ये क्या होता है कोरियोलिस फोर्स। तो ये जो है ये विंड के डायरेक्शन अब आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अगला कारण है हमारा कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, जो हमारा क्षोभमंडल है, उसके लोअर और मिडल पार्ट में जो है हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। पांचवा कारण ये है कि पहले से मौजूद कोई निम्न स्तरीय फोकस या कोई विक्षोभ वहाँ पर होना चाहिए। अब ये पहले से कोई भी चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, जिसे प्री एग्जिस्टिंग कोसेस बोलते हैं, जिसमें वार्म एयर हो सकता है, कूलर एयर हो सकता है, ठंडर स्टॉर्म हो सकते हैं कई सारे, जिनके कारण ये डेवलप होता है। हीट मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, ये प्री एग्जिस्टिंग कारण हो सकते हैं। इसके बाद जो है छठवें नंबर पे कि लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। अब देखिए ये जो है लो वर्टिकल विंड शेयर है। अगर लो वर्टिकल विंड शेयर मतलब ऐसे जो है हवाएं जो हैं वो हमेशा वर्टिकल में जाना चाहिए, एकदम सीधे जाना चाहिए। अगर हाई वर्टिकल विंड शेयर हो गया तो जो ये क्लाउड है, ये जो क्लाउड बन रहा है सीधा, ये टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा हो जाएगा तो फिर साइक्लोन डेवलप नहीं होगा। साइक्लोन डेवलप होगा क्योंकि वर्टिकल विंड शेयर होगा। अब मैं बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में। तो सैटेलाइट से कुछ ऐसी इमेज दिखती है, ये सैटेलाइट की इमेजेस हैं। तो देखिए ये है हमारा साइक्लोन का पूरा स्ट्रक्चर। बीच में आप देखेंगे और बीच में ये खाली पार्ट दिख रहा है, ये इसको वो कहते हैं नेत्र, इसको चक्षु भी बोलते हैं हिंदी में या संस्कृत में चक्षु बोलते हैं। तो ये चक्षु होता है। ये जो बेसिकली एरिया रहता है, यहाँ पर आसमान पूरा साफ रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बारिश वारिश होते हुए नहीं दिखेगी। बेसिकली लो प्रेशर वाला एरिया जो होता है ये आपका आई ही रहता है। ओके, देन यहाँ से जो है ये आपको ये आई से जो वॉल कनेक्ट होती है, आई से जो बादल कनेक्ट होते हैं, इसको नेत्र की दीवार यानी कि आई वॉल कहते हैं। ओके, यहाँ से जो है फिर हवाएं ऊपर उड़ती हैं, ये जो फिर बड़ा क्लाउड बनाती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इलिप्टिकल शेप में होता है, शेप भी याद रखना ये कैसे इलिप्टिकल शेप में होते हैं। तो ऐसी कई सारी लेयर जो है ये बना लेता है साइक्लोन। ओके, उसके आसपास, जिसके कारण जो है ये आपको पूरा इतना एरिया देखने को मिलेगा। ओके, देन यहाँ पर आप उसको थोड़ा 3D मेंशन में देख सकते हैं। ये जो है ये आई देखने को मिलेगी, ये आई वॉल होता है, ये जो है इसके रेन बैंड होते हैं। ओके, ये अलग अलग तरीके से ये बैंड बना लेता है। और देखिए क्या होता है
बीच में जो है ये यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया होता है, तो यहाँ पर साइड साइड से जो है एयर ऊपर तो जाती है, लेकिन क्या होता है एक ट्रोपोस्फियर के पास पहुँचने के बाद आप सब जानते हैं कि ऊपर जाने पर क्या होती है, विंड ठंडी होती जाती है ऊपर, क्योंकि ठंडी होती है तो वहाँ पर क्या होता है हाई प्रेशर डेवलप होने लगता है, तो हाई प्रेशर से वो विंड क्या होती है नीचे आने लगती हैं। तो ये बीच में आप एक रेड कलर का दिख रहे होंगे, तो उससे विंड जो है वो नीचे भी आ रही हैं। चलो इसको इस वर्टिकल डायग्राम से और समझिए कि देखिए यहाँ पर जो है ये विंड ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वार्म एयर है वो कूल हो गई, क्योंकि ऊपर जाके टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है हाई प्रेशर डेवलप हो गया, तो यहीं से आई से वो विंड जो है वो नीचे भी आने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो है डिसेंडिंग एयर है जो आपको ब्लू में दिख रही है, ये सबसाइडिंग एयर है, मतलब ऊपर जाने वाली एयर है। ओके, तो ये ट्रोपोस्फियर के नीचे ही बनता है पूरा साइक्लोन। ओके, ये लो प्रेशर का एरिया होता है। तो आखिर कितनी कैटेगरी होती हैं हमारे ये साइक्लोन की, किस कैटेगरी के साइक्लोन ज़्यादा खतरनाक होता है? देखिए ये जो कैटेगरी मापी जाती हैं, ये इसकी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं डोवार्क टेक्निक। डोवार्क ऑब्वियसली किसी साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये टेक्निक दी थी। तो बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है, 1 से लेके 8 तक की जो है कैटेगरी दी जाती हैं, जिसमें जो है टी इनके आगे टी लिखा जा रहा है, टी मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसमें टी 1.0 जो कि लो प्रेशर वाला एरिया होता है, टी 1.5 जो कि डिप्रेशन वाला एरिया होता है, और टी 2.0 जिसमें डीप डिप्रेशन होता है, टी 2.5 वाला जो है उसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, टी 3.5 जो है वो सीवियर साइक्लोन होता है, और टी 4.0 जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोन होता है। अगर आपने तोकते जो हमारा ताउते जो तूफान आया था वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, क्योंकि उसका जो मतलब उसका जो ये टेक्निक के माध्यम से जो था वो टी 4.0 था। फिर एक्सट्रीम सीवियर और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, तो ये 8 कैटेगरी दी जाती हैं। बेसिकली ये जो टेक्निक है ये जो बादल होते हैं साइक्लोन के, उसके बादल के स्ट्रक्चर के आधार पर दी जाती है कि वो कितना बना हुआ है, कितना डेवलप हो रहा है, उनको स्ट्रक्चर उनके बादलों को देख के इनको ऐसी कैटेगरी में डाला जाता है, और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कौन से साइक्लोन को रखा जाता है, वो बादलों के आधार पर होता है। तो ये आप बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग वीडियो में बताते हैं कि उनकी स्पीड के आधार पर उनकी कैटेगरी होती है, तो स्पीड के आधार पर भी देख सकते हैं, जिनकी स्पीड इतनी होती हो 178 से लेके 208 के बीच में हो, तो वो कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 3 में आते हैं तो वो एक्सट्रीम एक्सटेंसिव जो है डैमेज पहुंचाते हैं। ओके, अगर 200-250 से ज़्यादा स्पीड है तो वो कैटेस्ट्रोपिक मतलब कि सडनली बहुत सारी जो है हानि पहुंचा देते हैं। ये कैटेगरी 5 के साइक्लोन होते हैं। ये देखी होगी आप लोगों ने, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। तो आखिर चक्रवात का पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग कैसे करी जाती है? देखिए इसके लिए डॉपलर रडार होते हैं जो कि डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। डॉपलर इफेक्ट को आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th 12th में या 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? देखिए ये जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस आवाज़ करती है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो एम्बुलेंस क्या है आपके पास में है, ठीक है, पास में है, तो एम्बुलेंस है अपना साइलेंसर बजा रही है, तो आपको क्या हो रही है, उसकी आवाज़ आएगी। उसकी आवाज़ अगर आपको तेज आ रही है, तेज आ रही है तो मतलब उसकी भी वो हाई फ्रिक्वेंसी है। तो अगर कोई भी एम्बुलेंस की आवाज़ आपको तेज आ रही है तो आप उसको सुन के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एम्बुलेंस होगी, ये हम मेरे से इतने दूर होगी या इतने पास में होगी। ओके, तो ये आपने अंदाज़ा लगा दिया। मतलब अगर ये वैन आपके पास में तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। अगर आप लोग इस वैन से दूर खड़े हो, दूर खड़े हो लेकिन उसकी आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो, वो आवाज़ क्या हो, कम हो, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी कैसी आएगी, लो फ्रिक्वेंसी आएगी। तो आप उस फ्रिक्वेंसी के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हो यार आवाज़ तो कम आ रही है, इसका मतलब जो ये वैन है, ये जो एम्बुलेंस है, ये मेरे से दूर होगी। मतलब आप जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, कितने दूर है हमसे। ओके, तो सेम इसी कंसेप्ट पे जो है ये डॉपलर रडार काम करता है। तो ये डॉपलर रडार करता है क्या है, ये फ्रिक्वेंसी छोड़ता है, तो बादलों से टकरा के वापस जो फ्रिक्वेंसी आती है उसके माध्यम से इसको ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉर्म या कौन सा बादल कब जो है कहाँ पर आने वाला है, कब कहाँ पर बारिश होने वाली है। तो एग्जैक्टली इसी के माध्यम से, डॉपलर रडार के माध्यम से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि इतने समय पे यहाँ पर बारिश गिरने वाली है, इतने समय पर यहाँ पर बारिश करने वाली है, तो यहाँ पर तेज़ बारिश गिरेगी, यहाँ पर कम बारिश गिरेगी। वो किससे पता चलता है, इस डॉपलर रडार के माध्यम से। ये डॉपलर रडार सिग्नल छोड़ते हैं, फिर ये सिग्नल बादलों से टकरा के वापस उसके पास आते हैं, तो इस फ्रिक्वेंसी को रीड कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो बादल है या ये जो स्ट्रॉम है, ये साइक्लोन है, कब हमारे पास आ जाएगा, कब हमारे यहाँ पर टकरा जाएगा।
ओके, फिर वो कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, हमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये 2002 के बाद जो है हमारे इंडिया में आ गए थे। ये डॉपलर रडार ऐसे लगे हुए हैं, आईएमडी को मिल गया था। अब अभी लगभग हमारे पास 24 से जो है ऐसे डॉपलर रडार हैं जिनके माध्यम से हम लोग एग्जैक्टली अनुमान लगा लेते हैं कि कौन से एरिया में जो है ये साइक्लोन आने वाला है, कितने जिलों में टकराएगा, कौन से जिले में बराबर प्रॉपर टकराएगा। क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना, आखिर एग्जैक्टली पता कैसे चल जाता है, तो वो ये डॉपलर रडार के कारण। ओके, तो देखिए, और हाँ, ऐसे सैटेलाइट भी हैं जो कि हमको ऊपर से इमेज पहुंचाते रहते हैं इसकी। इसमें कल्पना 1, इनसेट 3 है और इनसेट 3D, ये 3 सैटेलाइट के नाम है, आप याद रख लेना। इन्हीं के माध्यम से जो है हम लोग को साइक्लोन की अच्छी इमेज मिल पाती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग ताउते चक्रवात के बारे में। तो इसका जो नाम दिया था वो म्यांमार ने दिया था, जिसका अर्थ होता है गीको। बर्मी भाषा में गीको अर्थ होता है मतलब कि तेज आवाज़ करने वाली जो छिपकली है, उसको ये बोल सकते हो। तो देखिए, नॉर्मली होता है क्या है, हम लोग कभी कभार ये जो है साइक्लोन को देख के शॉक हो जाते हैं। देखिए, साल में 5 साइक्लोन हमारे जो हैं इंडियन ओशन में डेवलप होते हैं। 5 में से एक साइक्लोन जो है वो हमेशा कहाँ पर आता है, वो आता है हमेशा अरब सागर में। ठीक है, एक साइक्लोन आना रहता है जो कि आ चुका है। तोते चक्रवात जो था वो पहला आ चुका है साल में। अब जो है अरब सागर में साइक्लोन नहीं आएगा। और बाकी के जो 4 साइक्लोन है वो कहाँ पर आते हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये आपको समझना है, ठीक है। और आपको ये शौक नहीं होना है कि ये तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, ये हर साल होता है। ओके, ये जो इनका आने का जो समय रहता है, ये प्री मानसून पीरियड में आते हैं और पोस्ट मानसून पीरियड में आते हैं। यानी कि मानसून से पहले आते हैं और मानसून के बाद में आते हैं। तो हमें हमें इस बार मानसून से पहले कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, हमको तौते चक्रवात देखने को मिल गया, और अब यास चक्रवात जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसके बाद जो 3 जो साइक्लोन आए वो पोस्ट मानसून के बाद आए, मतलब कि सितंबर अक्टूबर के टाइम आए, जब मानसून खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे। ओके, तो ये हमेशा आते हैं, तो आपको कभी शॉक नहीं होना है, ये नॉर्मली होता ही है। बेसिकली ये ताउते जो चक्रवात है ये पहले आ गया है, और इसके पीछे जो है क्लाइमेट चेंज कारण या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो कारण बेसिकली बताया जा रहा है। इसी कारण जो है इतना ये डिजास्टर वगैरह हो रहा है। ओके, तो ये नॉर्मली होता है, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों बंगाल की खाड़ी में इतने ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, अरब सागर में क्यों नहीं आते हैं, और बंगाल की खाड़ी के जो साइक्लोन होते हैं वो इतने खतरनाक क्यों होते हैं। देखिए, उसके पीछे कारण है यहाँ की नदियाँ और सैलिनिटी जो है वो मेन कारण है। अब देखिए, होता क्या है, अगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी मेजर रिवर होती हैं, कई सारी मेजर रिवर वो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको साउथ में भी गोदावरी महानदी, और यहाँ से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये इतनी सारी नदी गिरती हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी की सैलिनिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। मतलब कि वहाँ पर फ्रेश वाटर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ की जो लेयर है, सॉल्ट की लेयर जो है, सॉल्ट वाटर जो लेयर है वाटर की, वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतली देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ का जो पानी है बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सैलिनिटी कम होने के कारण यहाँ का पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जबकि अगर आप लोग अरब सागर को देखेंगे, एक तो ये साइज में भी बहुत बड़ा है, और वहाँ पर कोई मेजर रिवर भी वहाँ पर नहीं गिरती हैं, बहुत ज़्यादा मेजर रिवर नहीं गिरती हैं, जैसे इंडस वगैरह ये तो 1-2 हो गई, लेकिन एरिया उसका कितना बड़ा है, तो इसलिए उसकी जो सैलिनिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। अरब सागर की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है, मतलब कि मोटी हो जाती है, इसलिए उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है। इसलिए साइक्लोन के लिए जो एरिया फेवरेबल कंडीशन होती है उसको डेवलप होने में भी टाइम लगता है। इसलिए जो है यहाँ पर एक ही साइक्लोन बनते हैं, और जबकि यहाँ पर जो है थिन लेयर होती है, सैलिनिटी कम होती है, तो मॉइस्चर साइक्लोन को मॉइस्चर बहुत जल्दी जल्दी मिलते आती है। हीट जो ये बे ऑफ बंगाल है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, गर्म एरिया हो जाता है डेवलप, जिसके कारण ये जो है यहाँ पर हम लोग को इतने सारे साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि यहाँ के जो साइक्लोन है ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो ये बहुत सारा डैमेज भी पहुँचाते होंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा, जरा सा ये तौते तूफान जो आया, इसने कितना सारा नुकसान पहुँचा दिया, कई सारे लोग मारे गए। लेकिन देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर एक साइक्लोन होता है तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है यहाँ पर, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा साइक्लोन है ये जनरली आते रहते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी इनको आदत हो गई है, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, जिसके माध्यम से इनको ये झेल लेते हैं। कम से कम वहाँ पे लोगों की जान तो बच जाती है। जैसे अम्फान तूफान में 1 लाख करोड़ का नुकसान तो हुआ था, लेकिन कई हजारों लोगों की जान तो बचा ली थी इसने।
तो वो जान बचाना, जान जो है सबसे ज़्यादा कीमती होती है। पैसे तो दोबारा आ जाएंगे लेकिन जान चली गई तो फिर नहीं आने वाली। तो इसलिए जो है कम से कम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की जान बच जाती है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी कम नुकसान होता है। डेंजर तो होते हैं, खतरनाक तो होते हैं, लेकिन हम लोग जो है कि किसी की जान आसानी से यहाँ पर बचा लेते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो देखिए ताउते तूफान कुछ ऐसा दिख रहा था सैटेलाइट। देखिए ये जो ताउते तूफान था इसके बनने के पीछे दो कारण थे। पहला तो था मेडेन-जुलियन ऑसिलेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर जो भाप बनता है, भाप बन के फिर वो बादल बनते हैं, बादल बन के फिर ये जो है ऐसा तरीके से पूरा क्या होता है, बारिश होती रहती है, ऐसा पूरा सर्कुलेशन बनते जाता है। इसको वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है मेडेन-जुलियन ऑसिलेशन जो है ये फेवर कर रहा था वहाँ पर। ये प्री एग्जिस्टिंग कारण था, मतलब पहले से ये वहाँ पर था, फिर उसको ट्रिगर मिल गया। और दूसरा ये था कि वहाँ पे वेस्टर्ली बस्ट हो रहा था, मतलब कि ये जो वेस्टर्लीज हैं ये वेस्टर्ली की बौछार हो रही थी वहाँ पर। तो वो बौछार होने के कारण जो है ये साइक्लोन इतना खतरनाक हो गया। ओके, तो ये दो कारण जो थे, ये हमारे इंडिया के जो डीजी हैं, आईएमडी के जो डीजी हैं मोहपात्रा जी, उनने ये दो कारण बताए हैं। आप चाहें तो उनका इंटरव्यू भी सुन लीजिए। आखिर ये नाम कौन देता है, जो आप अजीब-अजीब नाम सुनते हैं तूफ़ानों की, ये नाम कौन देता है? तो देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देता है। इसमें कंट्रीब्यूट जो है डब्ल्यूएमओ, उसके माध्यम से इसने ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टार्टिंग में जब एकदम कुछ भी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस टाइम में जो ये साइक्लोन को नाम दिए जाते थे, वो जो मछुआरे रहते थे, मछुआरे जो रहते थे, बोट वगैरह चलाते थे, तो वो जो है ना, वो अपनी प्रेमिका के नाम पर जो है ये साइक्लोन के नाम रखते थे। ओके, देन क्या हुआ, 1950 में जो है अमेरिका ने इसका ऑफिशियली नाम रखना स्टार्ट कर दिया। जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ये शुरुआत करी थी। देन 2004 से हम लोगों ने भी जो है ये नाम रखना स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग जो है ये हर साल लिस्ट जारी करते हैं इन साइक्लोन की। तो देखिए ये जो है नाम ओमान ने दिया था, जैसे म्यांमार ने तोक्ते दिया था। और अगला जो तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, वो होगा गुलाब, जिसको नाम दिया पाकिस्तान ने। तो भाई साहब अब आप जो है भविष्य का वाणी करना सीख गए हैं। आप लोग अभी से ही बता सकते हैं कि जो तूफान अगला आने वाला है उसका नाम क्या होगा। गुलाब नाम का तूफान आने वाला है, और वो कहाँ आएगा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आएगा। बंगाल की खाड़ी में आएगा क्योंकि अरब सागर में आ चुका है। क्योंकि 5 साइक्लोन आते हैं ना, 5 में से एक तो दो तो आ ही गए हैं, एक हमारा अरब सागर में हो गया। तो अब जो आने वाला है यास के बाद जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, बंगाल की खाड़ी में। तो भाई भविष्यवाणी करना आप लोग सीख गए कि ये तूफान आने वाला है। ओके, तो वो कौन सा आएगा, वो गुलाब साइक्लोन आएगा। उसके बाद फिर शाहीन आएगा, ज्वाद आएगा। ये मैंने इसलिए बता दिया, ये लिस्ट आप ध्यान रख लो, जब भी तूफान आए तो आपको, तो आप ऐसा महसूस करो ये तो हमें पता था पहले से। तो आपको ज़्यादा जो है हड़बड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, ये भी पढ़ना पड़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत मौसम विभाग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए भारत मौसम विभाग जो है आईएमडी, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है, और इसी के ये जो है हमें मौसम का अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और जो है भूकंप की जानकारी इसके माध्यम से हम लोग को मिल जाती है। यही डिपार्टमेंट देता है हमें। अब देखिए बात आती है कि कोरोना से क्या संबंध है। देखिए कोरोना से ऐसा कुछ संबंध नहीं है, काफ़ी सारे र्यूमर फैला के रखे हैं। संबंध ये है कि जब ये साइक्लोन आता है, बारिश गिरती है, तो ठंडी वाला माहौल होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो कम टेम्परेचर वाला जो एरिया होता है ये कोरोना के लिए फेवरेबल एरिया होता है, फेवरेबल एरिया होता है। तभी आप लोग देखेंगे जितने भी ठंडे प्रदेश है वहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है, कई सारे जो पेशेंट है बहुत तेज़ी से मिलते हैं। तो बस यही कनेक्शन है कि अगर ठंडी होगी तो कोरोना के लिए फेवरेबल जो है एक वेदर मिल जाता है, उसके कारण, साइक्लोन के कारण या बारिश के कारण। बस यही संबंध है, और ज़्यादा र्यूमर्स में आप लोग मत फैलिए, और कोई भी अफवाह को जो है ज़रा भी सपोर्ट मत करिए, उसको पहले वेरीफाई कर लीजिए, फिर किसी को सर्कुलेट करिए वो इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में बहुत सारे कंसेप्ट जो कि कहीं आपको एक वीडियो में नहीं मिलते हैं, मैंने समझाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।